आप देख रहे हैं दिशा चैनल। शुभम, चलिए शुभारंभ करते हैं दिशा चैनल की खास पेशकश शुभ समाचार की इस कड़ी का। मैं हूं तान्या बटोला। सप्ताह भर की ताजा तरीन सकारात्मक खबरों के साथ हम हाजिर हैं अपने इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनके जन्मदिन पर दिशा परिवार का नमन। हम आपको दिखाएंगे बापू के स्वास्थ्य के मंत्र और कैसे अकोला के किसान लिख रहे हैं विकास की नई इबारत। लेकिन खबरों की शुरुआत पहले सुर्खियों से। जाने बापू के स्वास्थ्य के मंत्र, किसान लिख रहे हैं विकास की नई इबारत। सिरिल पढ़ा रही हैं सामाजिक समरसता का पाठ। कैसे रखें अपने दिल को दुरुस्त, खंडूरी ने किया स्वच्छ प्रशासन का वादा। अंधेरे गांवों को रोशन करेगा स्मार्ट ग्रिड। देश भर में दुर्गा पूजा का उल्लास और डालिया की धुन पर फैशन की धूम। देश को आजादी दिलाने का जिम्मा अपने कंधों पर लेने वाले महात्मा गांधी दिखने में बेशक दुबले पतले लगते थे, लेकिन गांधी जी की चाल ऐसी थी कि लोगों को उनके कदम से कदम मिलाने में दिक्कत होती थी। महात्मा गांधी डिग्री से डॉक्टर तो नहीं थे, लेकिन जीवन शैली और खान पान पर उनके विचार किसी पेशेवर चिकित्सक से कम नहीं थे। महात्मा गांधी के जन्मदिन के मौके पर हम आपको बताते हैं बापू के सेहत के फलसफे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गए। जी हाँ, दुबले पतले हाथ में छड़ी लिए सरपट चलते बापू की सेहत का वो मंत्र जिसने राष्ट्रपिता को ताउम्र जवानों से कदम मिलाने की ऊर्जा दी, आज उसी मंत्र से हम आपको परिचित कराते हैं। महात्मा गांधी कहते थे, सेहत इंसान की असली पूंजी है, सोना और चांदी नहीं। अच्छी सेहत उनके लिए सबसे अहम चीजों में से थी। देश और भगवान के बाद अगर वो किसी चीज पर जोर देते थे तो वो थी अच्छी सेहत। अपनी किताब सेहत की कुंजी में महात्मा गांधी लिखते हैं, सेहत शब्द का मतलब समझना जरूरी है। सेहत का मतलब है शरीर का आराम। वही इंसान सेहतमंद है जिसका शरीर सभी तरह की बीमारियों से मुक्त है, जो अपनी नियमित क्रियाएं बिना थकावट के पूरा करता है और जो दिन में 10-12 मील तक पैदल आसानी से चल सकता है। बापू की बातें महज किताबी नहीं, बल्कि उनके स्वास्थ्य का राज था। कुछ चीजें जो गांधी जी ने सेहतमंद रहने के लिए अपनाई थी, वो चीजें थी शाकाहारी भोजन, बकरी का दूध, योग और ध्यान। और यही है गांधी जी के स्वस्थ रहने के फलसफे, जो आज भी उतने ही माकूल हैं जितने कि कल थे। गांधी जी ने लोगों को शाकाहारी रहने का संदेश दिया था। गांधी जी के मुताबिक जानवरों का मांस खाने के साथ साथ उनकी बीमारियां भी इंसान के शरीर में आ जाती हैं। इस बात की पुष्टि तमाम शोध भी करते हैं। Human being, you can see our mouth, our jaw, the teeth different than the tiger, wolf, lion, because they are made to bite the meat, to bite the animals, other animals, to kill them. So their teeth configuration all are different. So इससे पता चलते हैं कि मनुष्य जिंदगी में शाकाहार बहुत जरूरी होते हैं। अगर हम लोग प्रकृति के ऊपर विश्वास रखें, धरती के ऊपर विश्वास रखें, तो if we are nature lover, we can see very easily that we are not made for non-vegetarian food. शाकाहार भोजन के साथ ही बापू ने योग और ध्यान पर भी जोर दिया।
बापू के मुताबिक आसन और प्राणायाम से शरीर शुद्ध बनता है। रोजाना योग और ध्यान करने से एक और जहां शरीर की बीमारियां दूर होती हैं, वहीं दूसरी तरफ ये जीवन को सहजता से लेना भी सिखाती हैं। योग एक्सपर्ट के मुताबिक खुली हवा में सांस लेने से हमारा शारीरिक तंत्र साफ होता है। वहीं योग में वो शक्ति है जो बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी दूर कर सकती है। योग केवल आसन, क्रियाएं, प्राणायाम या बंद या मुद्राएं या एक प्रकार का कोई व्यायाम नहीं है। ये एक ऐसी महानतम कला है जिसको अडॉप्ट करने से आपका न केवल स्वास्थ्य ठीक रहता है हमेशा के लिए, आप दीर्घजीवी बनते हैं। गांधी जी ने सेहतमंद रहने के लिए हर उस उपाय पर जोर दिया जिस पर कोई पैसा खर्च नहीं होता है, और बापू का ये आहार विज्ञान पूरी तरह से पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से जुड़ा है। गांधी जी के इस स्वस्थ रहने के फलसफे से एक और जहां हम जीवन में संयम बढ़ा सकते हैं, वहीं उस स्वस्थ भारत का सपना भी पूरा कर सकते हैं जो गांधी जी ने देखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है महाराष्ट्र के जनजातीय इलाके के अकोला तहसील के निवासियों ने। कुछ साल पहले जहां ये लोग अपने खाने पीने की जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते थे, वहीं आज इनकी कड़ी मेहनत और अनवरत प्रयासों के चलते तहसील में न केवल दूध की नदियां बह रही हैं, बल्कि कई लघु व्यवसायों के साथ पर्यावरण संरक्षण की भी नई इबारत लिखी गई है। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के 88 गांव के किसान आज सफलता की नई कहानी कह रहे हैं, और संभव हो सका है पुणे की भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के संयुक्त प्रयास से, जिसके सहयोग से नक्सल प्रभावित इस जिले में लोगों ने सेरिकल्चर, हनी कलेक्शन, चेस्टनट फार्मिंग, लाख और सिल्क जैसे व्यवसायों के जरिए अपनी आमदनी में दुगनी बढ़ोतरी की है। बैफ डीआरएफ के सहयोग से यहाँ के पिछड़े गांव वालों ने नए तरीकों को जाना है कि कैसे पलाश और कुसुम जैसे पेड़ों से लाख उत्पादन किया जाता है, और आज भारी मात्रा में लाख का उत्पादन भी कर रहे हैं। एक और जहां इससे गांव वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है, तो वहीं पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिला है, और भारी मात्रा में लगने वाले पलाश और कुसुम के पेड़ों से ग्रीन कवर में भी विस्तार हुआ है। Are mostly dependent on agriculture for their livelihood. However, most of the small farmers have unproductive land, limited holdings. As a result, their livelihood is dependent on livestock. फसल प्रबंधन और जल स्रोत प्रबंधन के जरिए अकोल तहसील के 12 गांवों के 1000 परिवारों ने 3 सालों में जहां 54% अधिक गेहूं, चना और धान का उत्पादन किया है, साथ ही धान की फसल में 910 किलो प्रति हेक्टेयर की बढ़ोतरी भी की है। वहीं सेरिकल्चर के लिए शहतूत के पौधों पर रेशम के कीटों का पालन कर सिल्क उत्पादन में भी सफलता पाई है। इन तमाम तरह के तरीकों में सबसे अधिक बदलाव दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में हुआ, जिसमें मवेशियों की सेहत और बेहतर देखरेख के साथ ही क्रॉस ब्रीडिंग की मदद से आज 2000 लीटर दूध प्रतिदिन अलग अलग देवधन, हिवराओन, समरशेरपुर और कल्ली रुमालवाड़ी से कई बड़ी दुग्ध सहकारी समितियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। ती गाय 5 ते 6 लिटर दूध देऊ लागली। त्या दुधाच्या पैशामुळे आम्हाला या व्यवसायाची आवड निर्माण झाली। त्या दुधाच्या पैशातून आम्ही पडीक जमिनीला पाण्याची सोय केली। इसके साथ ही छोटे छोटे गड्ढों में पानी का संचय कर कृत्रिम तालाब बनाने की विधि की जानकारी पाकर यहाँ के कई किसानों ने 3000 किलो तक मछलियों का उत्पादन कर अपनी आमदनी में हजारों रुपयों का इजाफा किया है, जो इन पिछड़े गांव वालों की अभूतपूर्व उपलब्धि है। कुल मिलाकर बैफ डीआरएफ के सहयोग से इन जनजातीय लोगों ने बेहद कम संसाधनों में सफलता की एक नई कहानी लिख देश भर के किसानों के लिए आशा के दीप जलाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब बात एक ऐसे शिक्षक की जो असहाय लड़कियों के जीवन में शिक्षा की ऐसी ज्योति रोशन कर रही हैं, जिसकी बदौलत वो अपने जीवन में खुद राह तलाश कर सकें।
1956 से भारत में सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ा रही सिस्टर सिरिल को उनके इस योगदान के लिए साल 2007 में पद्मश्री से भी नवाजा गया। सिस्टर सिरिल की इस अनोखी पहल पर देखिए एक रिपोर्ट। बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा संबंधी अधिकारों से जुड़े ऐतिहासिक कानून के निर्माण से लेकर माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र का विस्तार और फिर स्कूली शिक्षा को दबाव मुक्त बनाने के लिए की गई पहल जैसे कई अहम प्रयास देश की शिक्षा नीति में पिछले दिनों हुए हैं, मगर अब भी प्राइवेट स्कूलों में धनी बच्चों के साथ गरीब बच्चों का शिक्षा ग्रहण करना सरकार मुमकिन नहीं कर पाई है। लेकिन कोलकाता के लोरेटो कॉन्वेंट में सामाजिक समरसता का ये पाठ समाज को सिखाने में सिस्टर सिरिल अब भी प्रयासरत है। 21 जुलाई 1936 को आयरलैंड में जन्मी सिस्टर सिरिल ने अपना सारा जीवन समाज हित में लगा दिया। उन्होंने ऐसे बच्चों को उच्च शिक्षा देने का बीड़ा उठाया जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं थी। 1956 से भारत में यह कार्य कर रही सिस्टर सिरिल आज तक 4,50,000 गरीब बच्चों को शिक्षित कर चुकी है। आज कोलकाता के लोरेटो स्कूल में पढ़ने वाली 1500 लड़कियों में 721 ऐसी गरीब लड़कियां हैं जिनके माता पिता झुग्गी बस्तियों में रहते हैं और वो इस उच्च वर्गीय स्कूल की फीस भी अदा नहीं कर सकते हैं। We are educating an elite for the country, very much as you had Victorian society way back at the end of the 19th century. There was the same thing in England, same thing in Ireland. You had a peasant class that never went to school. They were there to serve. And you had the well-off people to whom they served. इतना ही नहीं, सिस्टर सिरिल रेनबो और कलकत्ता के ग्रामीण इलाकों में एक बच्चा दूसरे बच्चे को पढ़ाए जैसे कार्यक्रम चला अनेक लड़कियों को क ख ग घ को हथियार बनाना सिखा रही है। Our idea is to push them as far as they can go academically, and then if they can't go any further, divert them into one of the vocational trainings and give them a training whereby they can start to work. Now we have big numbers of them are already gone out. My hope is that every child who comes out will have a better future. लड़की शिक्षित होगी तो परिवार शिक्षित होगा। सिस्टर सिरिल ने इस नारे को अपनी जिंदगी में अपनाया है और इसे हकीकत में तब्दील करने के लिए वो आज भी प्रयासरत है। गरीब लड़कियों को शिक्षा देकर सिस्टर सिरिल ने उनके भविष्य को तो संवारा ही है, साथ ही साथ उनका यह प्रयास प्रेरणा स्रोत है अन्य सभी शिक्षकों के लिए, जिससे वो इस मुहिम को देश भर में फैला सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार।